आप लोगों का स्वागत है होम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। अभी हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 इसी के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है आज। इसके पहले मैं 1 और 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? गुणनखंडन की प्रक्रिया को। भाज्य अभाज्य संख्या पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है। उसी के आधार पे हम लोग आज क्वेश्चन बनाएंगे। तो गुणनखंड किस तरह करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 12, 15 और 21 के लिए हम लोगों को HCF और LCM निकालना है। इसके पहले हम लोग दो संख्याओं का HCF और LCM निकालना सीखे थे, जिसमें एक फार्मूला भी बताया गया था। यदि A और B कोई भी दो संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, तो उसका जो HCF होगा, HCF AB का और मल्टीप्लाई बाई LCM AB, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF, ये दोनों संख्याओं का जो HCF आएगा वो और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तीन संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तीन संख्याओं के लिए हम उसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि तीन संख्याओं के लिए फार्मूला लागू नहीं होता है, केवल दो संख्याओं के लिए लागू होता है। तो हम यहाँ पे फार्मूला पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल जो पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं उसी के आधार पर बनाएंगे। तो देखिए 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले 12 का गुणनखंडन करेंगे। क्या होगा? 2 छक 12, 2 तिये 6, यानी कि फैक्टराइजेशन किए हैं यहाँ पे। तो 12 का क्या आया? 2 × 2 × 3, इतना आया। इसको दूसरा लिखने का तरीका है 2 का स्क्वायर × 3, यानी कि 2 के पावर 1 है या 2 के पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुना में पावर जुटता है। अगर एक ही संख्या हो, आधार जो है बेस इसका एक ही हो, तो यहाँ पे 2 है इसलिए 2 का स्क्वायर हो गया। चूँकि 3 अकेला है इसलिए इसको 3 लिख दिया गया। 15 को फिर उसी तरह फैक्टराइजेशन विधि से बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? गुणनखंडन विधि से, तो 3 × 5 = 15, तो इसको लिख देंगे 3 × 5, यहाँ पे लिख दिए। फिर उसी तरह 21 के लिए निकालेंगे तो 3 × 7 = 21, इसके अलावा और कोई नहीं होगा तो फिर इसको 3 × 7 लिख दिए। अब हम लोग पढ़ चुके हैं HCF किसे कहते हैं। तो किसी भी फैक्टराइजेशन विधि के द्वारा जो बनाते हैं, जो सबसे छोटी घात होती है संख्या में, जो तीनों यहाँ पे 3 संख्या है तो 3 के लिए बोला जाएगा। अगर 2 संख्या रहेगा तो 2 के लिए बोला जाएगा। जो उभयनिष्ठ हो, जो यूनिक हो, तो इसमें 12, 15 और 21 के फैक्टराइजेशन में गुणनखंडन में क्या है? 3 है, यहाँ पे 3 है और 3 है, तो सभी में 3 है और उसका सबसे छोटी घात जो 3 ही है, यानी कि पावर 1 ही है। तो इसके अलावा और कोई भी संख्या जो तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है, 3 के अलावा 5 नहीं है, 7 नहीं है और 2 यहाँ पे जो दिया है वो भी तीनों में नहीं है, तो इसलिए ये सब नहीं होगा। ये सब को छोड़कर केवल 3 इसका HCF आएगा। लेकिन LCM हम लोग किस तरह निकालते हैं? HCF का ठीक अपोजिट है। किस तरह है? तो जो 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, जो मैक्सिमम घात है उसको हम लोग लेंगे। तो 2 का स्क्वायर इन सभी में नहीं है, फिर भी हम लोगों को LCM में मैक्सिमम घात लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे। फिर उसी तरह यहाँ पे 3 है, 3 है और 3 है, तीनों में 3 मिल रहा है और सबसे बड़ी घात लेना है। चूँकि यहाँ पे एक ही घात वाला है तीनों में, तो इसलिए हम 3 ले लिए। अगर
इसके अलावा अगर कोई बड़ी घात वाला होता तो हम लोग उसको लेते। तो यहाँ पे 3 एक ही घात का है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 ले लिए। अब क्या है कि 5 है उसको भी ले लिए, 7 है यहाँ पे वो 7 लिए, यानी कि जो मिल रहा है उसको भी, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लाइन से हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब इस सब को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 को हम लोग 2 इंटू 2 तो कितना आएगा 4 आएगा। फिर 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। फिर 12 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60 आएगा। और 60 को 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा तो 420 आएगा, जो कि यहाँ पे 420 लिख दिया गया है। आप लोग भी इसी तरह बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 है, 23 है, 29 है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह पहला क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह फैक्टराइजेशन गुणनखंडन विधि द्वारा 17 को हम लोग 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 17 को हम लोग कोई भी संख्या से भाग दे या डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, एक बार ही लगेगा। तो 1 से हम करेंगे तो कितना आएगा 17, तो इसलिए हम लोग इसको 1 इंटू 17 लिख दिए हैं। अब चूँकि 17 जो है प्राइम फैक्टर के रूप में है, यानी कि अभाज्य संख्या है, और हम लोग जो गुणनखंडन विधि द्वारा बनाते हैं वो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या को ही प्राइम नंबर के रूप में लिखते हैं। तो ये 17 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 इंटू 17 लिख दिए। फिर उसी तरह 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम लोग इसको 1 इंटू 23 लिख दिए। 29 भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम लोग 1 मल्टीप्लाई बाई 29 लिख दिए। क्योंकि किसी भी संख्या हम लोग परिभाषा में देखे थे कि भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और अन्य संख्या से भी कटे तो उसे कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और अन्य कोई संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये 29 है, चूँकि 1 से गुना करने पे उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए 1 इंटू 29। तो ये हो गया। तो हम लोग बोलते हैं हम लोग को यहाँ पे HCF निकालना है। तो HCF कितना आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, तो तीनों में उभयनिष्ठ क्या है 1 है। यदि किसी संख्या में अगर कोई भी संख्या न मिले तो वो उसका HCF क्या होगा 1 होगा। तो वही यहाँ पे हम लोग HCF इसका 1 लिख दिए। LCM जो मिलता है उसको भी या जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है। तो 1 को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, नीचे में 17 फिर 23 फिर 29 तो कितना आएगा 11339 आएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इतना ही रहेगा, तो इसका LCM इतना हो जाएगा। तो आप लोग बारी बारी से गुना करके देख लीजिएगा कि कितना आएगा। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा। इसमें क्या है 8 है, 9 है और 25 है। तो क्या होगा 8 को हम लोग फैक्टराइजेशन गुणनखंडन विधि द्वारा ये लिख लिए। तो किस तरह लिखते हैं, 8 को हम लोग 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है 4 बार कटता है, फिर 2 से 2 तो हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए। फिर उसी तरह 9 को करेंगे फैक्टराइजेशन विधि द्वारा तो 3 इंटू 3 आएगा। फिर 25 को करेंगे तो 5 इंटू 5, यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका HCF चूँकि तीनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जो कुछ भी नहीं मिलता है तो हम लोग उसका HCF हमेशा 1 होता है। और कोई भी संख्या का हमको HCF निकालना है, अगर वो 3 हो या 2 या जितना भी संख्या हो, लेकिन अगर उसमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना आए तो उसका HCF 1 होता है। आप लोग को ऐसे बोलना है, कोई भी पूछे तो बोलना है और एग्जाम में आए तो इस तरह बनाकर लिख देना है। LCM भी अब निकालना है हम लोग को यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 है, 2 किसी में भी नहीं है तो 2 को लिख दिए, फिर 2 किसी में नहीं है तो 2 को लिख दिए, फिर इस 2 को लिख दिए, 3 2 को लिख दिए, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 को लिख दिए, फिर ये 3 को लिख दिए, फिर ये 5 है तो 5 को लिख दिए, फिर इस 5 को लिख दिए। अब इसको क्या करना है कि सबको गुना करके जो गुणनफल आएगा उसको लिख देना है। तो क्या आया 2 इंटू 2 यानी कि 8 आया, फिर 8 3 24, 24 दिए 72। अब 72 को हम लोग
25 से गुना करेंगे 72 को 25 से तो कितना आएगा 1800 आएगा। और 5 दूना 10, फिर 5 सते 35, 1 36, फिर इसको हम लोग करेंगे 2 दूना 4 और 2 सते 14, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 0 6 4 10 के 0 हाथ ही लग 4 3 7 1 8 और ये 1 तो 1800 आ गया। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख दिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF 306657 का 9 दिए हुआ है। आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि 306 और 657 का HCF 9 है दिया है, तो इसका कह रहा है LCM ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर दो संख्या A और B धनात्मक पूर्णांक हो और उसका HCF या LCM कोई भी एक दिया हो तो हम लोग LCM या HCF उसका आसानी से फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे HCF जो है 9 दिए हुआ है, इसको यहाँ पे लिख दिए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम जानते हैं कि। क्या जानते हैं, LCM और HCM दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं, उसको लिख दिए। फिर उसके बाद में इसलिए, देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, तो LCM इंटू HCF, तो LCM HCF लिख दिए। दो संख्या कौन कौन सा है, तो 306 है और 657 है, इसको लिख दिए। और आप लोगों को ये दिए हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए, इसको कोष्ठ में बंद कर दिए। आप लोग को पता है कि LCM के साथ HCM गुना है, तो LCM को हम लोग इधर रखेंगे, HCM चूँकि गुना में है तो इधर आएगा तो भाग होगा, यानी कि ये कोष्ठ में चला जाएगा और इससे हम लोग इसको भाग देंगे। तो वही हम इसको लिख दिए हैं। तो HCM कितना है, 9 है, तो इतना को गुना करके इतना से भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए आप लोग इसको गुना करके 306 और 657 को गुना करके और 9 से भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 22338। तो इस तरह आप लोग निकाल लीजिएगा इसको। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को बोल सकते हैं, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को उदाहरण में बताया जा चुका है जो 5 के लिए था। अब यहाँ हम लोग 6 के लिए पढ़ेंगे। तो इसको किस तरह एक कह रहा है कि इन कोई भी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, तो हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 6 के पावर n, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि n के जगह प्राकृतिक संख्या 1 2 3 कोई भी संख्या लीजिए, आप 1 लीजिए तो इसको आएगा 6 आएगा, 2 लीजिएगा तो कितना आएगा 36 आएगा, क्योंकि 6 गुना 6 आएगा तो 36, तो 3 आएगा 4 आएगा। उसी तरह रख के आप लोगों को इस तरह संख्या निकाल सकते हैं इसको। लेकिन हम लोग बहुत सारे संख्या तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि इन प्राकृतिक संख्या 1 से लेके इन्फिनाइट तक है, अनंत तक है। तो हम लोग अब इसको किस तरह सत्यापित करेंगे, देखिए। यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो यह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो क्या होगा, अगर 20 सपोज दैट है तो ये 10 से भाग लग जाएगा, या 30 है या 40 है या 50 है, किसी भी संख्या के लास्ट में, या 250 है या 440 है, जितना भी लीजिए संख्या, अगर लास्ट में अगर शून्य होगा तो 10 से पूरी तरह से विभाजित होगा, ना का कोई सवाल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दूसरी शब्दों में इसी को हम लोग कह सकते हैं 2 और 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, क्योंकि हम लोग
दूसरी भाषा में कह सकते हैं 2 या 5 से भी विभाजित होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो और 2 या 5 से भी विभाजित होगा, क्योंकि जो 10 से विभाजित होगा वो 2 और 5 से विभाजित होगा, क्योंकि 10 का ही गुणनफल प्राइम नंबर के जब रूप में लिखेंगे तो ये इसके इक्वल टू है, तो इसलिए ये कटना ही है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 के पावर n को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और उसके ऊपर n लिख देंगे पावर, तो उसको लिख दिए। हमें यह स्पष्ट है कि 6 के पावर n गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 नहीं है। इस प्रकार 6 के पावर n किसी भी मान के लिए 5 से भाग नहीं लगेगा। 2 और 3 के जगह अगर कोई भी 5 भी रहता तो ये 5 से भाग लगता, चूँकि इसमें प्राइम फैक्टर के रूप में 6 को लिखने पे नहीं आया है तो ये भाग नहीं लगेगा। इसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है। इसलिए n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n 5 से भाग नहीं लगेगा। इसलिए n के किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n 0 से अंत नहीं हो सकता है। इस लाइन में कहना चाह रहा है कि आप 6 के पावर n, ये n के जगह 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या लीजिएगा तो 6 आएगा, 36 आएगा, 2 लीजिएगा तो 3 लीजिएगा तो फिर ये 216 आएगा। 6 के 36 के 6 हासिल 3 6 का 18 और 2 20, 6 के 36 के 6 हासिल 3 और 6 का 18 और 3 21 216 आएगा। और इसी तरह ये बढ़ता रहेगा, जो कि 5 से नहीं कटेगा, तो इसलिए शून्य से अंत हो ही नहीं सकता। इसी बात को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे इसी क्वेश्चन को वो इंग्लिश में इस तरह लिख लेंगे। हम हिंदी में बताए हैं, आप लोग इंग्लिश में इस तरह लिख लीजिएगा। और ये लाइन गलती से यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग ये लाइन को नहीं नोट कीजिएगा। लिखिएगा इफ़ एनी नंबर इंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और इन अदर वर्ड्स इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 2 और 5। 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन इसका इतना आएगा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 69 का ये क्या है, गुणनखंडन में नहीं है, तो इसलिए यह 5 से भाग नहीं लगेगा। देयरफॉर 6 के पावर n का कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसके अंत में 0 आए। इसी बात को लिख दिया गया है। छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 भाज्य संख्याएं क्यों है। इसको हल करके बताना है हम लोगों को कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ये प्लस दिया है, हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का परिभाषा जानते हैं, उसी के आधार पर इसको बनाना है। इसको हम हिंदी में नहीं बना रहे हैं, इंग्लिश में बना रहे हैं, तो आप लोग जो हिंदी के विद्यार्थी होंगे वो इसको कन्वर्ट करेंगे, या जो मैं बोल रहा हूँ उसको देख कर ध्यान से सुन के लिख लेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और इतना आर कंपोजिट नंबर्स। जो हिंदी में बोल रहा है वही क्वेश्चन है। द नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर्स कैन बी divided by 1 and only itself, whereas composite numbers have factors other than 1 and itself। यहाँ पे परिभाषा बताया गया है कि प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का परिभाषा बताया गया है कि एक से कटे और अपने आप से कटे तो वह अभाज्य संख्या है, और दूसरी संख्या से ना कटे उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जबकि भाज्य संख्या वो संख्या है जो एक से कटे और अपने आप से कटे और दूसरी संख्या से भी कटे, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। आप लोग इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, वही यहाँ पे लिखा गया है। आगे क्या कह रहा है, अब इसको 7 को हल किया गया है, 7 इंटू 11 को। तो देखिए यहाँ पे
7, 11 एंड 13 है, ये प्लस करके 13 दिया गया है। तो इसमें से आप 13 कॉमन निकालिएगा तो 7 का 7 हो जाएगा इंटू 11। चूँकि इसमें से 13 निकल गया है तो यहाँ पे 13 नहीं लिखा गया है, और यहाँ पे 13 है तो इसके साथ +1 है, तो +1 को रहने देना है। फिर 13 को ये दोनों को गुना करना है तो 77 आएगा, 77 अब +1 आएगा, तो इसको 13 यहाँ पे लिख दिया गया है 78 को। ये दोनों को फिर क्या किया गया है कि प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया गया, अभाज्य संख्या के रूप में। तो कितना हुआ 13 इंटू 13 इंटू 6, क्योंकि 78 का हम लोग जब प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 13 इंटू 6 आएगा, और 13 का प्राइम रूप में ही है तो 13 को लिख दिया गया है। तो ये जो है इस रूप में आ रहा है, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 एंड 13 एंड इट्स फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। मतलब कि ये प्राइम नंबर का रूप में है, जो कि सबका गुना करके जो रिजल्ट आएगा वही संख्या आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया है ये एक भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार दूसरे को भी सत्यापित करना है। तो देखिए यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 दिया गया है इतना। तो इसको क्या करना है, इसमें से 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो कॉमन निकाल लिया गया है 5, तो बच गया 7 6 4 3 2 और 1। क्योंकि यहाँ से 5 आउट हो गया है, बाहर की ओर चला गया है, तो इसलिए यहाँ पे एक 5 नहीं लिखा गया है, और एक में यहाँ पे +5 है तो 5 निकाल लिया गया है। ये कॉमन निकालने का एक विधि है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, तो उसको इस तरह लिख दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ 5 हो गया, और इस सब को गुना करने के बाद में इतना हो गया, ये 1008 +1। अब क्या हुआ कि 5 इंटू 1009, 1009 एक क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि हम लोग इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, अभाज्य संख्या है। हम लोग भाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर का ही गुणनखंड करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 5 एक प्राइम नंबर है और 100 एक प्राइम नंबर है, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कंपोजिट नंबर आएगा, इसलिए ये जो दिया गया स्टेटमेंट है ये एक कंपोजिट नंबर का स्टेटमेंट है। तो वही यहाँ पे लिख दिया गया 1009 कांट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन has 5 and 1009 as its factor, hence it is a composite number। तो इस प्रकार यह एक कंपोजिट नंबर है। तुरंत क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि इस तरह का एक ग्राउंड है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की एक छात्रा है जिनको उस मैदान के पूरे चक्कर करने में 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लगता है, इसी को 12 मिनट में पूरा राउंड घूम लेता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये एक आपका ग्राउंड है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे सोनिया है और यहीं पे रवि है, और एक को 18 मिनट लगता है सोनिया को, और एक को 12 मिनट लगता है एक राउंड लगाने में। तो कितना देर के बाद में मिलेगा, तो हम लोग को निकालना, जैसे एक राउंड ऐसे करके घूम के दौड़ते दौड़ते आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो कितने राउंड कंप्लीट करेगा तो वो जाके मिलेगा। तो हमको यहाँ पे राउंड कितने लगाएंगे वो नहीं निकालना है, कितने समय बाद मिलेंगे उसको निकालना है, ये दोनों। तो 18 और 12 को जो LCM आएगा वही इसका आंसर होगा। उतना ही मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेगा, वही निकालना है। इसको हम लोग पहले इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश में क्या कहा जाता है इस क्वेश्चन को, उसको हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड,
while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and also go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? जो हिंदी में हम पढ़ाए हैं उसी को यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया। जो इंग्लिश के विद्यार्थी होंगे उनके लिए बताया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे। हिंदी वाले विद्यार्थी इसको जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेसर टाइम। इसमें बोला जा रहा है कि रवि जो है कम समय ले रहा है, यानी कि 12 मिनट ले रहा है, जबकि सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है 18 मिनट। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। एक राउंड पूरा करने में। एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम व्हेन रवि विल हैव कंप्लीट वन राउंड of that circular path with respect to Sonia, and the total time taken for completing one round of circular path will be the LCM of time taken by Sonia and Ravi for completing one round for a circular path respectively मानी इसमें हिंदी वाले विद्यार्थी लिखेंगे कि रवि को कम समय लगता है 12 मिनट, जबकि सोनिया को 18 मिनट एक राउंड पूरा करने में। राउंड का एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है, 12 मिनट और 18 मिनट लिख लेना है। उसके बाद में लिखना है कि 18 मिनट और 12 मिनट का जो एलसीएम आएगा उतने समय में वो दोनों अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट करे तो दोपहर जाके मिलेगा। तो किस तरह हम लोग एलसीएम निकालते हैं देखिए। तो 18 और 12 का एलसीएम यहाँ पे निकाला गया है। तो 18 क्या आएगा 2 × 3 × 3 यानी कि 18 आ जाएगा। फिर उसी तरह 12 का 2 × 2 × 3 यानी कि 12 आ जाएगा। तो एलसीएम किस तरह निकालते हैं कि जो दोनों में रहेगा उसको एक बार लिखना है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे 3 है दोनों में मिल रहा है तो एक 3 को यहाँ पे लिख दिया गया है। ये 3 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख देना है। और ये 2 ऊपर में नहीं है फिर भी इसको लिख देना है, तो इसको लिख दिया गया। तो इस तरह हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो कितना आया 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 36 यानी कि 36 मिनट के बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे। एलसीएम दोनों का 36 है। रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। अब किस तरह थोड़ा सा हम लॉजिक से समझ भी सकते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे एक है इस तरह राउंड लगा रहा है तो इसका 18 मिनट हो गया सोनिया का, और एक और राउंड लगाएगा तो 36 हो जाएगा सोनिया का 36 मिनट। अब जो रवि है वो 12 मिनट में कंप्लीट करता है तो एक राउंड लगाएगा, फिर दूसरे राउंड 24 मिनट हुआ, तीसरा राउंड 36 मिनट, यानी कि सोनिया 2 राउंड लगाएगी और रवि जो तीसरा राउंड लगाएगा तो जाके दोनों फिर एक दूसरे से मिलेगा। वही क्वेश्चन में बोला गया है, वही यहाँ पे निकाल लिया हम लोग। तो ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे उनका एलसीएम निकाल कर जो आएगा रिजल्ट वही उसका आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जो भी वीडियो में दिक्कत आ रहा है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। थैंक यू।